अस्सलामुअलैकुम प्यारे क़ारीन, मैं हूँ आपकी अपनी राइटर एस्फीरान। ये मेरा पहला नावल है और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप इसे पढ़िए और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आपकी राय मेरे लिए हिम्मत और हौसले का ख़जाना है। अगर नावल आपको अच्छा लगे तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यकीन मानिए ये सब एक लिखारी के लिए कारी की तरफ से सबसे हसीन तोहफा होता है। नावल नेम दिल अंदरून, रिटन बाय एस्फीरान, एपिसोड 12। जिया बेगम कैसे सितारा के साथ तल्ख रवैया रखती थी और अब कैसे जिया बेगम इकरा के साथ खुश हो रही है। नेयाब सोच रही थी, क्या कसूर था मेरा या माँ सितारा का। अहमद ने नेयाब के उठकर जाने पर ख़ास नोटिस नहीं लिया क्योंकि अब वो ज़्यादातर कमरे में ही रहती थी। अहमद के आने के बावजूद नेयाब की खामोशी और अलग थलग रहने का रवैया अहमद के लिए मामूली बात था। इकरा सबके सामने नेयाब के साथ बड़ा प्यार वाला रूप दिखा रही थी, लेकिन नेयाब अब इसके रवैये पर सा तासुर देती। सबने महसूस किया कि नेयाब अलग थलग रहना पसंद करती है। हमजा अपने बिजनेस के सिलसिले में दुबई गया हुआ था, इसलिए घर में इसकी गैर मौजूदगी थी। इकरा की बहन ने आज दावत पर बुलाया था। अहमद के कहने पर नेयाब भी ना चाहते हुए तैयार हो गई। आजकल ससुराल वालों के सामने इकरा किसी बात से नेयाब को मना नहीं करती थी। जैसे ही सब तैयार होकर पहुंचे, कौसर की फैमिली इनसे मोहब्बत से मिली। खाने पीने के बाद अहमद शाहिद के साथ बाहर लॉन में जाकर बैठ गए सिगरेट पीने के लिए। कौसर ने आहिस्ता से इकरा से कहा, अहमद की बेटी तो अपनी माँ सितारा जैसी लगती है। इस पर इकरा ने बड़े गुस्से से कहा, जिस शक्ल के साथ साथ अपनी माँ जैसी डीठ भी है, मेरी जान ही नहीं छोड़ती। इस पर कौसर ने आहिस्ता से कहा, आहिस्ता आवाज़ में बोलो, सुन लेगी। तो इकरा ने गुस्से से कहा, ये बड़ी बेशर्म है, ये सुन भी ले तो मेरी जान नहीं छोड़ने वाली। अच्छा था इसकी माँ मरी थी, ये भी अपनी माँ के साथ ही मर जाती। इन अल्फाज को सुनने के बावजूद नेयाब ने ऐसा रवैया रखा जैसे वो सुन ही ना रही हो, लेकिन अंदर से आज इससे इकरा से सख्त नफरत सी महसूस हुई। उस दिन के बाद से नेयाब का रवैया मज़ीद सर्द हो गया। अहमद के सामने भी नेयाब खामोश रहती, कम बात करती और सबके सामने अपनी जज्बाती फैसले को वाज़िया रखती। एक दिन सब बातें आपस में कर रहे थे कि हुसैन नेयाब के पास गया ताकि वो उसे उठा ले। नेयाब ने इनकार कर दिया और नज़रअंदाज कर दिया। इस पर इकरा ने कहा, भाई आपको बुला रहा है, इसके साथ खेलिए। इस पर नेयाब ने इकरा को जवाब दिया, ये आपका बेटा है, आप इसके साथ खेलिए। ये सुनते ही अहमद ने गुस्से से नेयाब को डांटना शुरू कर दिया, लेकिन नेयाब ने इसकी डांट को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से उठकर चली गई और देर तक रोती रही। देर तक रोने की वजह से नेयाब के सर में शदीद दर्द था, इसलिए वो उठी और किचन में चाय बनाने चली गई। रात काफ़ी बीत चुकी थी, सब लोग सो रहे थे। हमजा जो दुबई से अभी वापस आया था, हमजा कमरे में जाने की बजाय किचन की जलती हुई लाइट देखकर रुक सा गया। उसे हैरत हुई कि रात के 3 बजे आखिर किचन में कौन हो सकता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, नेयाब कप में चाय डाल रही थी। अचानक हमजा ने सख्त लहजे में कहा, कौन हो तुम? ये अजनबी आवाज़ सुनकर नेयाब का दिल जोर से धड़क उठा। उसके हाथ कांप गए और चाय का कप नीचे गिर गया। सारी चाय उसके पाँव पर गिरी और जलन की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू भर आए। कपकपाती हुई आवाज़ में वो बोली, आप कौन हैं? हमजा जैसे ही उसके चेहरे पर बहते आंसुओं तक पहुंचा, उसके दिमाग में एक झुमाका सा हुआ। ये तो नेयाब है, मेरी कज़न। वो फ़ौरन आगे बढ़ा। घबराहट और फिक्र के मिले जुले अंदाज में उसने नेयाब का बाजू पकड़कर उसे कुर्सी पर बिछाया, फिर खुद ज़मीन पर बैठकर उसके जूते उतारे और झुककर पाँव देखने लगा। जल गए हैं, मैं अभी मरहम लगाता हूँ, आराम आ जाएगा, हमजा ने नरमी से कहा। मगर जैसे ही इसके हाथ नेयाब के पाँव को छुए, वो एकदम चौंकी। घबराकर इसने पाँव पीछे खींच लिए और लड़ती हुई आवाज़ में बोली। नेयाब के लड़ते हुए होंठों से सिर्फ इतना निकला, मैं ठीक हूँ। इसकी आवाज़ टूटी हुई थी, जैसे अंदर कई कहानियाँ कैद हों। वो पीछे हटने लगी, मगर हमजा ने एक गहरी नज़र इस पर डाली। फिर नरमी से मगर मजबूत लहजे में बोला, मैं हमजा हूँ, तुम्हारा कज़न। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वो जल्दी से किचन के कैबिन की तरफ बढ़ा, बर्न क्रीम निकाली और नेयाब के करीब आया। नेयाब ने देखा कि वो मरहम लगाने के लिए झुक रहा है,
तो वो फ़ौरन पीछे हट गई। उसके कदम लड़खड़ाए और उसने सर्द लहजे में कहा, हाथ मत लगाइएगा, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। हमजा ठिठक गया। एक लम्हे को उसके चेहरे पर सख्ती सी आई, जैसे गुस्सा जब्त करना चाहता हो। वो आगे बढ़ा और नेयाब की कलाई थामकर हल्का सा झटका दिया। नेयाब ने गुस्से और दर्द के मिले जुले एहसास से कहा, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। हमजा लम्हा भर को खामोश हो गया। फिर उसने नेयाब की आंखों में सीधा देखते हुए नरमी मगर मजबूत लहजे में कहा, ठीक है, हमदर्दी नहीं समझना कर समझ लो। कभी मैं भी तकलीफ में हूँ तो तुम भी मेरी मदद कर देना। नेयाब की पलकें लरस गई। वो पहली बार लाजवाब हो गई। हमजा ने एहतियात से मरहम लगाई, फिर आस्तगी से नेयाब का पाँव छोड़ दिया। वो लम्हा भर को उसे देखता रहा, उसकी नम आंखें। फिर हमजा ने मुँह चढ़ाते हुए सख्त लहजे में कहा, नेयाब, रात को इस वक्त चाय पीने की क्या ज़रूरत है? अभी तुम बहुत छोटी हो, चाय तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। हमजा के सख्त लहजे पर नेयाब ने पहले तो खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से नज़रें झुकाए हुए कहा, सर में दर्द था इसलिए चाय चाहिए थी। उसकी आवाज़ में मासूमियत भी थी और थकन भी। अगर तुम्हारे सर में दर्द था तो कोई दवा ले लेती, मैं दवा लेकर आता हूँ। नेयाब ने संजीदा नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा सकूत था। फिर आहिस्ता मगर पुख्ता लहजे में बोली, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये कहकर वो रुख मोड़ कर खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो कुछ पल वहीं खड़ा देखता रहा, फिर कंधे झटक कर एक गहरी सांस ली और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। सुबह जब सब ड्राइंग रूम में जमा हुए तो जैसे ही हमजा नजर आया, सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। खुशदिली से उसने सबको गले लगाया। इकरा ने भी मुस्कुरा कर सलाम किया। छोटा हुसैन को हमजा ने हंसते हुए बाहों में उठा लिया। ये हमारा छोटा सा शहजादा तो बहुत ही शरारती लग रहा है। हमजा ने प्यार से उसके गालों पर बोसा दिया और हुसैन खिलखिलाकर हंसने लगा कि अचानक हमजा की नज़रें गैर इरादी तौर पर नेयाब की तरफ उठ गई। वो ज़रा अलग कोने में बैठी लाताल्लुकी के अंदाज में सबको देख रही थी, जैसे ये खुशी के लम्हात उसके लिए ना हो। हमजा ने पल भर को नज़रें ठहरा कर उसे देखा। दिल में एक अनजानी सी कसक उठी। कल रात के अल्फाज याद आए, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नेयाब की संजीदा आंखें और ज़िद्दी लहजा जैसे अभी भी किचन की खामोशी में गूंज रहा था। जिया बेगम ने हमजा को देखते हुए पूछा, अयाज कब आ रहा है बेटा सैर सपाटों से? उनकी बात पर सब चौंक कर हमजा की तरफ देखने लगे। हमजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दादो आ जाएगा कल तक। अहमद कल से नेयाब से नाराज़ था। वो मुसलसल देख रहा था कि उसने एक बार भी बाबा को सॉरी नहीं कहा। नेयाब का बदला हुआ रवैया अहमद को बेचैन कर रहा था। उसकी नज़रें नेयाब के चेहरे पर थी, जो बिल्कुल संजीदगी से सबसे बात कर रही थी। अचानक अहमद की निगाह उसके पाँव पर पड़ी। लम्हा भर को वो घबरा सा गया और फौरन उठकर नेयाब के पास गया। करीब ज़मीन पर बैठते हुए उसने नेयाब का पाँव पकड़ा। मेरी बच्ची, क्या हुआ है आपके पाँव को? नेयाब ने अहमद को खाली निगाहों से देखा और धीरे से कहा, कुछ नहीं बाबा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमरे में मौजूद सबकी निगाहें अब अहमद और नेयाब पर जम सी गई। अहमद ने आहिस्ता से नेयाब का हाथ पकड़ा और इसके पास बैठ गया। उसके लहजे में तकलीफ भी थी और प्यार भी। मेरी बच्ची, मेरी जान, कल बाबा जान ने तुम्हें डांटा था, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, अब तो मान जाओ। नेयाब की पलकें भीग सी गई। उसने अपने बाबा जान की तरफ देखा। आंखों में नमी सी तैरने लगी। ज़ब्त करते हुए वो आहिस्ता से बोली, इट्स ओके बाबा जान, बाबा आप मुझे डांट सकते हैं। ये सुनकर अहमद के दिल पर लगी किरहें जैसे खुल गई। वो अपनी बेटी को सीने से लगाए बगैर न रह सका। अयाज के आते ही घर का माहौल खुशगवार सा हो गया। वो दादी के साथ मजाक करने और इधर उधर की बातें करने में माहिर था। आज भी जैसे ही सब इकट्ठे हुए, महफिल में हंसी सी छा गई। सबने मिलकर कहके लगाए। जैसे जैसे अहमद के जाने के दिन करीब आ रहे थे, घर में एक खामोश सी उदासी फैलने लगी। सबने चाहा कि अहमद के साथ कुछ खुशगवार सा वक्त गुजारा जाए, इसलिए सबने मिलकर बूफे पर जाने का प्रोग्राम बनाया। जैसे ही बूफे पर जाने की बात हुई, हुसैन ने तालियां बजाई और खुशी से चीख कर बोला, वाओ, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, बड़ी वाली,
सब इसकी मासूम हरकत पर हंसने लगे। सब जाने के लिए तैयार थे। जैसे ही इकरा नेहाब के कमरे में आई, वो वैसे ही लेटी हुई थी। इकरा ने मुस्कुरा कर कहा, चलो नेहाब, सब इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन नेहाब ने आंखें बंद रखते हुए आहिस्ता से कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। इकरा ने हैरत से उसकी तरफ देखा, मगर उसी वक्त अहमद हुसैन को साथ लिए कमरे में दाखिल हुआ। हुसैन खुशी से चीख रहा था और अहमद के चेहरे पर हमेशा की तरह नरमी थी। वो नेहाब के पास बैठ गया और प्यार बड़े लहजे में बोला, मेरी बच्ची, जल्दी से रेडी हो जाओ, सब मिलकर एंजॉय करेंगे अपने बाबा की खुशी को देखते हुए। नेहाब ने अपने दिल पर काबू पाया और ना चाहने के बावजूद वो इनकार न कर सकी। वो चुपचाप रेडी हो गई सबके साथ। जैसे ही वो बाहर निकली और गाड़ियों में बैठे तो माहौल में हल्की सी शोखी छा गई। अयाज ने शरारत से नेहाब को देखते हुए कहका लगाया और अहमद से कहा, चाचू, आपके घर में तो एक उदास सी गुड़िया भी रहती है। सबके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। सिर्फ नेहाब खामोश रही। हमजा ड्राइव कर रहा था, मगर उसकी नज़रें बार बार बैक मिरर से नेहाब की तरफ उठ रही थी। वो अब भी संजीदा, खामोश और अपनी ही दुनिया में खोई हुई बैठी थी। अयाज की बात पर अहमद ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए नरमी से मुस्कुरा कर कहा, मेरी गुड़िया तो बहुत ही अच्छी है। बुफे हाल में सब फैमिली के साथ एक बड़े टेबल पर बैठ गए। इधर उधर की बातों और कहकों ने माहौल को हल्का फुल्का सा बना दिया। अयाज हस्बे आदत सबको हंसाने में लगा हुआ था। कभी वो जिया बेगम को छेड़ता, कभी इकरा की बातों पर मज़ाहिया तबसरा करता। हुसैन अपनी मासूम शरारतों से सबको हंसा रहा था। अहमद के चेहरे पर भी खुशी थी कि जाने से पहले अपनी फैमिली के साथ ऐसा लम्हा बांट रहा था। सबके दरमियान कह के गूंज रहे थे। नेहाब महसूस कर रही थी ये खुशियाँ, ये कह के उसके दिल तक नहीं पहुँच रहे थे। हर हंसी की झलक उसके दिल में एक छोटा सा दर्द छोड़ जाती, जैसे वो सब कुछ देख रही हो लेकिन किसी हिस्से की हिस्सेदार ना हो। वो सोच रही थी, कैसे ये सब इतने खुश हैं, कैसे इनके दिल इतने हल्के हैं, जबकि इसे और इसकी अम्मी सितारा को कभी भी ऐसा खुशगवार माहौल नसीब नहीं हुआ। उसकी माँ हमेशा दूसरों की मोहब्बत के लिए तरसती रही, हर बार अपनी ख्वाहिशों और एहसासात को पीछे रखती रही, मगर कभी किसी ने उसे वाकई अहमियत नहीं दी। जिया बेगम ने भी सितारा को कभी बहू होने का दर्जा नहीं दिया। नेहाब के दिल में एक खामोश दुख था, एक छुपी हुई तकलीफ। वो सबकी खुशियों को देख रही थी, मगर इन लम्हों में वो खुद अलग थी, अपनी दुनिया में गुम, जिसमें माजी की यादें और नाइंसाफ़ी की छाप अब भी ताज़ा थी। नेहाब ने अहमद की तवज्जो हासिल करने के लिए बहुत सारी आइसक्रीम प्लेट में डाल ली और उसको खाने लगी। वो जानती थी कि उसके बाबा जान उसे आइसक्रीम खाने से मना करते हैं, क्योंकि ज़्यादा खाकर वो बीमार हो जाती है, और अगर ज़िद करके नेहाब आइसक्रीम खा भी ले तो फिर बाबा उसका ख्याल रखते, बार बार कमरे में आकर उसको देखते कि वो ठीक है या नहीं। मगर आज नेहाब ने देखा कि उसके बाबा की सारी तवज्जो अपनी नई फैमिली पर है। वो सबके साथ है, लेकिन अपनी नेहाब के साथ होकर भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। उसका दिल चाह रहा था कि बाबा उस पर तवज्जो दें, मगर शायद उसके नसीब में बाप की मोहब्बत और तवज्जो नहीं। शायद किसी ने सच कहा है कि जिन बच्चों की माएँ फौत हो जाती हैं, उनके बाप भी बदल जाते हैं। आज नेहाब ने आइसक्रीम खाते हुए इतनी तकलीफ महसूस की जैसे वो मीठी ना हो, बल्कि जहन में बुझी हुई हो। अहमद के आज के रवैये ने नेहाब को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। वो हैरान थी कि जो शख्स कभी उसकी छोटी सी मुस्कुराहट पर सब कुछ लुटाने को तैयार रहता था, आज इतना बदल क्यों गया है। आज रात अहमद की अमेरिका की फ़्लाइट थी। सारे सामान की पैकिंग मुकम्मल थी। अहमद और फैमिली सफ़र के लिए तैयार थे।
احمد نے نیاب کو آتے ہوئے دیکھا، اسے اپنے پاس بلایا اور محبت بھری آواز میں پوچھا، نیاب آپ کی پیکنگ ہو گئی ہے؟ نیاب نے جواب دیا، نہیں۔ کوئی بات نہیں، چلو آؤ، بابا جان اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر پیکنگ کرواتے ہیں۔ نیاب نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بابا جان میں امریکہ نہیں جانا چاہتی، آپ مجھے یہاں کے ہاسٹل میں چھوڑ دیجیے، میں یہاں رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کروں گی۔ احمد نے نیاب کی بات سن کر چونک گیا اور غصے سے بولا، تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ دوں گا؟ جاؤ جا کر پیکنگ کرو، بلکہ میں خود تمہاری مدد کرواتا ہوں۔ نیاب نے دل کو مضبوط کیا، احمد کی طرف نگاہیں جمائی اور آہستہ مگر پختہ لہجے میں بولی، بابا جان میں نہیں جا رہی، آپ مجھے یہاں کے ہاسٹل میں چھوڑ دیجیے، میں یہاں رہ کر ہی اپنی پڑھائی مکمل کروں گی۔ احمد پریشان نظروں سے نیاب کو دیکھنے لگا۔ احمد کچھ کہہ نہ پا رہا تھا، کمرے میں سنجیدگی سی چھا گئی۔ احمد نے سنجیدگی سے کہا، تم اپنی فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتی، جلدی اٹھو اور اپنی پیکنگ مکمل کرو، میں خود تمہاری مدد کر دوں گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناول اچھا لگے گا، لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔